गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूपीएससी ब्रेन स्प्रिंट लेके आ रहे हैं पॉलिटी एमसीक्यू 75 डे सीरीज, जिसमें हम पॉलिटी के सब्जेक्ट कर रहे हैं, जहां हम कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। जिसमें आज हमारा 4th चैप्टर रहेगा नागरिकता और उसके आर्थिक महत्व। इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट में पूरा ब्रिटिश एरा पढ़ा के आ चुकी हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया है, उसके बाद मैंने आपको प्रीएम्बल पढ़ा दिया है, फिर मैंने आर्टिकल्स पढ़ा चुकी हूँ, और फिर मैंने आपको सिटीजनशिप पढ़ा दी है। तो आज हम करेंगे विश्व नागरिकता के आर्थिक महत्व के संबंध में। नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे आज हम। नागरिकता के क्वेश्चन करेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। 75 डे सीरीज चल रही है हमारी प्रीलिम्स 2026 की। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नागरिकता की अवधारणा और भारत में इसके महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के बीच एक पूर्ण राजनीतिक संबंध को दर्शाती है, जो व्यक्ति को राज्य के प्रति वफादार और राज्य को व्यक्ति के प्रति संरक्षण के लिए बाध्य कर देती है। कि नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के बीच एक पूर्ण राजनीतिक संबंध को दर्शाएगी, जो व्यक्ति और राज्य के प्रति वफादारी और उनके व्यक्ति के प्रति संरक्षण को बाध्य करेगी। कि भारतीय संविधान नागरिक और विदेशों के बीच विभेद नहीं करता है और सभी नागरिक अधिकार दोनों को समान रूप से प्राप्त करता है। क्या नागरिकता केवल वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें राज्य के नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिकता केवल वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें राज्य में नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि अलायंस या विदेशी वे हैं जिन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों और विदेशी के बीच विभेद नहीं करता है और सभी नागरिक अधिकार दोनों को समान रूप से प्राप्त करता है। नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य के बीच एक पूर्ण राजनीतिक संबंध को दर्शाती है, जो व्यक्ति और व्यक्ति के राज्य के प्रति वफादारी और राज्य के व्यक्ति के प्रति संरक्षण के लिए बाध्य कर देती है। नागरिकता की अवधारणा भारत के इसके महत्व के संदर्भ में कथन बताइए। चलिए देखते हैं कौन सा कथन यहाँ पे हमारा सही बैठेगा। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दो और तीन, एक तीन, एक या दो और तीन, या सभी। जो भारतीय संविधान के नागरिक और विदेशी के बीच अंतर स्पष्ट करेगा वो ये रहेगा कि नागरिक राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं, जिन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार जैसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशी इन नागरिकों से वंचित होते हैं। जो हमारे अलायंस होते हैं ना, जैसे ये हमारे अलायंस है, इन्हें राइट टू वोट नहीं होता है, बट इनको आर्टिकल 15, 16 अपॉर्चुनिटी धर्म अलगाव नहीं कर सकते, 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, 29 एजुकेशन एंड 30 के तहत विशेष अधिकार केवल नागरिकों को होते हैं। जो ये अधिकार है ना, ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है। इस वजह से ये हमारा स्टेटमेंट गलत लगेगा। ये नागरिक के बीच ये अलायंस या फिर विदेशी होते हैं, नागरिक होते हैं और भारतीय यानी सभी राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, फ्रेंडली अलायंस और एनिमी अलायंस के रूप में। इसे संवैधानिक विभेद के रूप में अनुच्छेद 15 क्या कहेगा, भेदभाव का निषेध करेगा। अनुच्छेद 16 रोजगार में अवसर देगा। अनुच्छेद 19 भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देगा। 19 और 30 सांस्कृतिक शैक्षिक केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त करेगा। वही समान अधिकार सभी व्यक्ति के लिए, और समान अधिकार किसके लिए रहेंगे, जो फॉरेन्स के लिए भी रहेंगे और इंडियंस के लिए भी रहेंगे, वो रहेंगे 14 और 21। राइट टू लाइफ और राइट टू रूल ऑफ लॉ के तहत ये आएंगे। तो ये सही है। नागरिक अधिकार सभी नागरिक अधिकार नहीं देगा, गलत है। नागरिक जब हमने 2 को कैंसिल किया तो हमारा खुद ही आंसर बन रहा है 1 और 3। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ से हमारा सही बैठ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के उन विशेषाधिकारों के संदर्भ में विचार कीजिए जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या धर्म के आधार पर विभेद, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 16। हमें केवल वो नागरिक अधिकार प्राप्त करने जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अभी हम ऊपर वाले हेडलाइन में पढ़ के आए हैं कि जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है वो आएंगे। जो सभी को प्राप्त है वो तो सभी को प्राप्त 21 और 14, जो सभी को प्राप्त है। जो सभी को नहीं प्राप्त है 15, 19
29, 30, 15, ये 19 नहीं, ये 16 है। ये 16 है, जिसमें ये अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, ना उनको प्राप्त नहीं है। इस वजह से हमारा 15, 19, 21A और 16 केवल 1, 2 और 1, 2 और ये अधिकार हमें प्राप्त होंगे। ये शायद थोड़ा ऑप्शन में गलती कर रखी है, केवल 1 और 2 आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में नागरिकता की कानूनी स्थिति और संवैधानिक सीमा के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। केवल जन्म से नागरिक बना व्यक्ति ही भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र है, जबकि अमेरिका में जन्मजात और प्राकृतिक दोनों नागरिक प्राप्त होते हैं। नागरिकता के अधिकार के साथ साथ नागरिक पर कुछ कानूनी कर्तव्य भी लागू होते हैं, जैसे करों के भुगतान करना और राष्ट्र की रक्षा करना। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, जो भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा देती है के लिए अपनाई गई। उपरोक्त में कितने कथन यहाँ पे सही है? भारत में नागरिकता की कानूनी स्थिति और संवैधानिक सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। केवल जन्म से नागरिक बना व्यक्ति ही भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र है, जबकि अमेरिका में जन्मजात और प्राकृतिक दोनों नागरिक पात्र नहीं है। नागरिकता के अधिकार के साथ नागरिक पर कुछ कानूनी कर्तव्य भी होते हैं, जैसे कर का भुगतान करना और राष्ट्र की रक्षा करना। भारत में एकल नागरिकता की अव्यवस्था है, जो भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई। निम्नलिखित में कितने कथन यहाँ पे सही है? अरे इसके हमारा पहला, दूसरा, तीसरा सारे क्वेश्चन सही है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। संविधान के लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 नागरिकता के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र के अधिवासन रखता है, उसका जन्म भारत में हुआ था, वह भारत का नागरिक बन गया है। अनुच्छेद 6 उन व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित है जो पाकिस्तान में भारत आए थे। यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान में भारत आया, तो उसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम 6 महीने तक भारत में निवास करना अनिवार्य रहेगा। उपरोक्त कितने कथन यहाँ पे हमारे सही रहेंगे? चलिए देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान में भारत आया है, तो उसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम 6 महीने तक भारत में निवास करना अनिवार्य था। अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र के अधिवासन रखता है, जिसका जन्म भारत में हुआ है, वह भारत का नागरिक बन जाएगा। अनुच्छेद 6 उन व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। निम्नलिखित में कितने कथन यहाँ पे सही है नागरिकता से संबंधित? यहाँ पे जब हम देखेंगे कि जो डोमिनियन स्टेटस के तहत 1948 के बाद आया है, वो सही है। अधिवासन रखता है, वो भी आएगा। सभी 3 सी ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ऑल। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। भारत में पाकिस्तान प्रवासन और पुनः वापसी के संदर्भ में अनुच्छेद 7 के प्रावधानों पर विचार करेंगे। जो व्यक्ति मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया होगा, वह भारत का नागरिक नहीं रहा होगा। यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान प्रवास के बाद पुनर्वास से परमिट के तहत वापस भारत आया होगा, तो उसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 7 के प्रावधान अनुच्छेद 5 और 6 के प्रावधानों पर प्राथमिकता रखते हैं। उपरोक्त में कितने कथन यहाँ पे सही है? कितने कथन यहाँ पे सही है वो हम देखेंगे। भारत से पाकिस्तान प्रवासन और पुनः वापसी के संदर्भ में अनुच्छेद 7 के प्रावधानों पर विचार करेंगे।
जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया है उसे भारत का नागरिक नहीं कहा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान प्रवासन के बाद पुनर्वास से परमिट के माध्यम से भारत आया हो, उसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल गई हो तो माना जाएगा। अनुच्छेद 7 के प्रावधान अनुच्छेद 5 और 6 के प्रावधानों पर प्राथमिकता रखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारा भारत का संविधान अनुच्छेद 7 1 मार्च 1947 के बाद भारत के पाकिस्तान प्रवास करने वाले व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार है। उन्हें भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त नहीं मानी सॉरी माई मिस्टेक, उन्हें नागरिकता स्वयं ही समाप्त मानी जाएगी। लेकिन यदि वे सरकार के पुनर्वास या स्थायी वापसी का परमिट लेकर वापस भारत लौटते हैं तो उन्हें पुनः नागरिकता मिल जाएगी। और अनुच्छेद 7 के प्रमुख प्रावधान इस बात के नागरिकता की समाप्ति में बात करेंगे तो जो अनुच्छेद 7 है जो 1947 के आने वाले व्यक्ति की बात करेंगे, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद जो भारत में जन्मे आए गए लोगों की नागरिकता से संबंध उन पर लागू नहीं होता है। जो अनुच्छेद 7 है वो अनुच्छेद 5 और 6 पर लागू नहीं होता जो भारत से आए उनके लिए। जो वापसी की नागरिकता है जिन्हें रीसेटलमेंट या परमानेंट रिटर्न या पुनर्वास स्थायी के परमिट के साथ भारत लौटना है वह अनुच्छेद 7 के तहत भारतीय नागरिक माने जाएंगे। और जो प्रक्रिया 7 में है जो 19 जुलाई 1948 के बाद के प्रवासियों को समान ही मान्यता दी जाएगी, यानी उन्हें भारत रहने के लिए परमिट प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और न्यायालय के मामले में स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल शारीरिक रूप से वापस आने से नागरिकता वापस नहीं मिलती, इसके लिए वैध पुनर्वास परमिट का होना भी अनिवार्य है। संक्षेप में अगर हम बात करें, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया है या बाद में भारत वापस आया है तो वह अनुच्छेद 7 के तहत पुनर्वास परमिट के माध्यम से भारत नागरिकता पुनः प्राप्त कर सकता है, अन्यथा उसकी भारत नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। और अनुच्छेद 7 अनुच्छेद 5 और 6 को परमिट नहीं देता है। तो इससे हमारा ये वाला तो सही है, तो गलत है। ओवर राइडिंग इफेक्ट आर्टिकल नंबर 7 का रहेगा, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन, नागरिकता की समाप्ति और संसद की शक्ति अनुच्छेद 9, 10 और 11 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर जब हम विचार करेंगे तो हम देखेंगे नागरिकता की समाप्ति और संसद की शक्ति अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 संसद नागरिकता की अर्जन और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति देता है। भविष्य में नागरिकता के अर्जन को नियंत्रित भी करता है। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन हमारे यहाँ पे सही रहेगा? 2 और 3। अनुच्छेद 7 की बात करेंगे, भारतीय अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। वंश के आधार पर बाई डिसेंट नागरिकता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है कि व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ हो और उसके माता पिता से कोई भारत का नागरिक नहीं हो। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का विकल्प केवल उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहेगा जो भारतीय मूल के रहेंगे जिन्होंने किसी भारतीय नागरिकता से विवाह कर लिया होगा। प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के उल्लेखित किसी एक भाषा का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। यहाँ पे तीनों कथन हमारे बिल्कुल सही रहेंगे। 8th क्वेश्चन करेंगे, नागरिकता की प्राप्ति लॉस ऑफ सिटीजनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। स्वैच्छिक त्याग के तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता त्याग देता है तो उसके प्रत्येक नाबालिग बच्चे की भारतीय नागरिकता भी स्वयं समाप्त हो जाएगी, जो कि गलत। टर्मिनेशन के माध्यम से नागरिकता तब समाप्त होती है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले, तो यह नियम युद्ध के समय भी लागू हो जाएंगे। वंचित द्वारा नागरिकता केवल उन नागरिक की छीनी जा सकती है जिन्होंने पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त की होगी। 3rd तो यहाँ पे रॉन्ग आ जाएगा, केवल सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे 1 और 2। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन की, भारतीय संशोधन अधिनियम 2019 CAA की विशिष्ट प्रावधान और अपवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में 6 अल्पसंख्यक समुदाय की अवैध प्रवासी के नागरिकता हेतु पात्र माना जाएगा। इन समुदाय में व्यक्ति के लिए प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने हेतु भारत में निवास की जाने वाली अवधि 11 महीने 5 वर्ष का होना अनिवार्य रहेगा।
CAA के प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्र और इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र पर भी लागू होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन हमारे यहाँ पे सही है? पहला और तीसरा यहाँ पे हमारा सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे 10th क्वेश्चन की बात। असम समझौता। असम अकॉर्ड और अनुच्छेद 6A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। नागरिकता अधिनियम के अनुच्छेद 6A में असम समझौते के बाद जोड़ा गया था, जो असम में विदेशी नागरिक को पहचान के लिए एक विशेष व्यवस्था प्रदान की जाएगी। 1 जनवरी 1966 से पहले असम में आए लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, बेशर्ते वे साधारणतः असम के निवासी रहे हों। 1966 से 1971 के बीच असम आए व्यक्ति की तुरंत नागरिकता मिल जाती है और वे मतदान के अधिकार का भी प्रयोग कर लेते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नागरिकता किस क्षेत्र बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी द्वारा अर्जन के संदर्भ में नागरिकता से संबंधित यदि कोई व्यक्ति विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो वहाँ के सभी निवासी स्वयं ही भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। भारत सरकार को यह स्पेसिफाई या निर्देशित करना होता है कि उस क्षेत्र के कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। पुदुचेरी में भारत के विलय के समय नागरिकता पुदुचेरी आदेश 1962 के तहत दी गई थी। पहला, तीसरा सही है, दूसरा तीसरा बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। जब हम बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिक स्वैच्छिक त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। रीयूनिकेशन। जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग भी कर लेता है तो उसके साथ ही उसके नाबालिग बच्चों की भारतीय नागरिकता भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति युद्ध के समय नागरिकता त्यागने की घोषणा करेगा तो केंद्र सरकार ऐसी घोषणा के पंजीकरण को रोक सकती है। नागरिकता त्यागने वाला व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पुनः अपनी नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। ये ऑप्शन हमारे यहाँ बिल्कुल सही रह जाएगा। नेक्स्ट हम 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। नागरिकता की बर्खास्तगी, टर्मिनेशन और वंचन, डेप्रीवेशन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। डेप्रीवेशन की प्रक्रिया तब लागू होती है जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। वंचन एक अनिवार्य समाप्ति है जो केंद्र सरकार किसी व्यक्ति के संविधान के प्रति रुचि दिखाने या युद्ध के दौरान शत्रु के साथ अवैध संपर्क करने पर नागरिकता से वंचित होता है। भारत सरकार किसी भी जन्मजात नागरिक को वंचन के माध्यम से नागरिकता से वंचित कर सकता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। नागरिकता खोने के विशिष्ट आधार और अपवाद के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करेंगे। यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहा हो बिना किसी छात्र या सरकारी सेवा के कारण तो केंद्र सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। यहाँ यदि किसी व्यक्ति ने पंजीकरण या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्षों के भीतर किसी भी देश में 2 वर्ष की कैद कर ली हो तो उसकी नागरिकता छीन ली जा सकती है। नागरिकता की बर्खास्तगी का प्रावधान इस व्यक्ति पर लागू नहीं होता जिन्होंने विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया, भारत उस युद्ध में लगा हुआ हो। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विदेशी भारतीय नागरिकता ओसीआई और प्रवासी भारतीय। ओसीआई विदेशी भारतीय नागरिकता ओसीआई कार्ड धारक की पात्रता के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करेंगे। ओसीआई कार्ड धारक जो पात्रता रहेगी नागरिकता की वह कोई भी व्यक्ति जो स्वयं या उसके माता पिता में से कोई भी एक विदेशी भारतीय नागरिकता और उनके प्रवासी भारतीय। विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड धारक की पात्रता के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करेंगे। पहला,
कोई भी व्यक्ति जो स्वयं या जिसके माता पिता कोई एक कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश की नागरिक रहा होगा, वह ओसीआई कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं रहेगा। एक विदेशी मूल की पत्नी जिसका विवाह किसी भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक के साथ हो चुका है और विवाह कम से कम 2 वर्ष के अस्तित्व में है, तो ओसीआई कार्ड धारक के लिए आवेदन कर सकती है। ओसीआई कार्ड धारक को भारत में आने के लिए आजीवन वीजा पेश करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। ये तो 3 ओवरसीज वाले में थर्ड तो हमारा सही है कि ओसीआई कार्ड धारकों को प्राप्त अधिकार और उन पर लागू प्रतिबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ओसीआई कार्ड धारक को सार्वजनिक रोजगार के मामलों के अवसर की समता का अधिकार प्राप्त है। वे भारत में कृषि भूमि या वृक्षारोपण खरीदने के पात्र नहीं हैं। उन्हें भारत में निर्वाचन नामावली में पंजीकरण होने और मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। उपरोक्त में कितने कथन सही है? आरबीआई के अनुसार बिना स्पष्ट सहमति के अनचाहे अनसोलिसिटेड क्रेडिट या नागरिकता से संबंधित एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से अवसर की समता का अधिकार है और भूमि या वृक्षारोपण संपत्ति खरीदने के पात्र नहीं रहेंगे। गलत है। मतदान करने का प्राप्त अधिकार नहीं रहेगा, ये बात सही है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे 17 क्वेश्चन। अनिवासी भारतीय एनआरआई और विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एनआरआई एक भारतीय नागरिक होता है जो सामान्यतः भारत से बाहर रहता है और उसके साथ भारतीय पासपोर्ट होता है। ओसीआई कार्ड धारक एक विदेशी नागरिक होता है जिसके पास किसी अन्य देश या पासपोर्ट नहीं का पासपोर्ट होता है और वह भारत की दोहरी नागरिकता का भी आनंद ले लेता है। एनआरआई को भारत में मतदान का अधिकार प्राप्त है जबकि ओसीआई को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में कितने कथन हमारे यहाँ पे सही हैं? ये पूछा गया है कि जो हमारा ओसीआई है विदेशी भारतीय नागरिक है के बीच अंतर एनआरआई और ओसीआई होता क्या है। जो एनआरआई होता है वो होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। जो एनआरआई एक भारतीय नागरिक रहेगा, भारतीय पासपोर्ट धारण करेगा, व्यवसाय शिक्षा के में 182 दिन के अधिक भारत में बाहर रहेगा, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त रहेगा और भारत की सरकारी नौकरी का चुनाव लड़ सकता है, केवल भारत की कमाई गई आय पर कर देगा। ये रहेगा एनआरआई। अब हम बात करेंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई। ओसीआई विदेशी नागरिक होते हैं, किसी अन्य देश का पासपोर्ट रखते हैं। ये लोग जिसके पूर्वज भारतीय मूल के थे या 26 जनवरी 1950 के बाद चले गए थे, उसको ओसीआई बोलेंगे। ये वही इनका डिफरेंस देख लेते हैं। नागरिक रहेगा इंडिया का, पासपोर्ट रखेगा और 182 दिन तक रहना रहेगा और मतदान में चुनाव भी लड़ सकता है। वहीं जो ओसीआई रहता है वो विदेशी नागरिक रहता है, अन्य देश पासपोर्ट और 26 जनवरी 1950 के उसके बाद भारतीय नागरिक बनने के योग्य हो जाएंगे जो उनके पूर्वज थे। ओसीआई कार्ड धारक भारत में रहने के लिए आजीवन मल्टीपर्पज एंट्री वीजा रखते हैं। मल्टीप्लाई एंट्री वीजा। मम्मी